नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं अर्जुन और स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्किल वॉरियर ड्रीम रैंकर 450 प्लस पे। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से 9, 10, 11 और 12 के सभी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। तो आज हम लोग 11th में गणित के चैप्टर 1 समुच्चय को जानेंगे। समुच्चय को अंग्रेजी में हम लोग सेट्स कहते हैं। तो आज हम लोग क्लास 11th मैथ का चैप्टर 1 सेट्स को जानेंगे। सेट मतलब कि समुच्चय के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद जीवन में बहुत ज़रूरी है। जय माँ शारदे। गुरु जी का भी आशीर्वाद ले लिया जाए। चलिए, तो आज हम लोग समुच्चय को 1 शॉर्ट वीडियो में देखेंगे। कैसे वीडियो में? 1 शॉर्ट वीडियो, मतलब कि हम लोग गणित के चैप्टर 1 समुच्चय का हम लोग सेट्स का आज हम लोग रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। चूँकि 1 शॉट मतलब कि रिवीजन ही होता है, क्योंकि एक क्लास में कोई भी चैप्टर ख़त्म करना नामुमकिन होता है, लेकिन 1 शॉट का मतलब कि उसे रिवीजन करना, मतलब कि उसके कॉन्सेप्ट को समझना, उस चैप्टर में क्या कॉन्सेप्ट है। मैं इस क्लास में सभी प्रश्न को नहीं बताऊंगा, बल्कि उन सभी कॉन्सेप्ट को बताऊंगा जो चैप्टर 1 में पूछे जाते हैं। मतलब कि वो चैप्टर 1 के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको हम लोग इस क्लास में जानेंगे। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है समुच्चय। चैप्टर का नाम हो गया, माफ करिएगा, चैप्टर का नाम हो जाएगा समुच्चय। समुच्चय चैप्टर का नाम है समुच्चय। समुच्चय को अंग्रेजी में कहते हैं सेट्स। क्या कहते हैं? सेट्स। चलिए, तो गणित का चैप्टर पहला है, चैप्टर फर्स्ट है क्लास 11th का। यहाँ पे 11th लिख लीजिए। 11 चैप्टर 1 यानी कि समुच्चय को 11th में गणित के चैप्टर 1 यानी कि समुच्चय के बारे में हम लोग जानेंगे कि समुच्चय क्या होता है। पहला चैप्टर है, गणित का पहला चैप्टर समुच्चय है। समुच्चय को अंग्रेजी में सेट्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेट्स क्या है उसको हम लोग जानेंगे। समुच्चय क्या है उसका परिभाषा को हम लोग जानेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं समुच्चय के परिभाषा को। समुच्चय का परिभाषा क्या है उसको हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि समुच्चय का परिभाषा क्या होता है। तो समुच्चय का परिभाषा हो जाता है कि अवयवों के माफ करिएगा, अवयवों के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय यानी कि सेट्स कहते हैं। तो यह हो गया समुच्चय का परिभाषा। समुच्चय का परिभाषा क्या हो गया कि अवयवों के सुपरिभाषित संग्रह को सेट्स कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। तो आपके मन में यहाँ एक सवाल उठता होगा कि ये अवयव क्या है? अवयव क्या है कि अवयवों के सुपरिभाषित संग्रह मतलब तो समझ में आ रहा है कि किसी चीज़ को जमा करना संग्रह कहलाता है, लेकिन यहाँ पे अवयव क्या है? अवयवों के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो यहाँ पे अवयव को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग यहाँ देखिए अवयव। तो अवयव देखिए, अवयव यहाँ पे जो समुच्चय में अवयव होता है वो कोई भी नाम हो जाए, चाहे हम है, चाहे बोर्ड हो, चाहे कोई भी मार्कर हो जाए, कोई भी नाम ले लिया जाए, उसको हम लोग अवयव, मैं गणित में हम लोग अवयव के अंदर लेते हैं। अवयव को अंग्रेजी में हम लोग एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट्स। कोई भी, मतलब कि यह एक एलिमेंट है, हम एक एलिमेंट है, आप एक एलिमेंट है, ये वाइट बोर्ड एक एलिमेंट है। कोई भी तत्व, कोई भी नाम ले ले, वो सब हम लोग अवयव के अंदर हम लोग गणित में मान सकते हैं। चूँकि मैथ मानने का चीज़ है। क्या है? गणित में हम लोगों को मानना पड़ता है। तो अवयव में हम लोग कोई भी चीज़ को मान सकते हैं। तो जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सेट्स का परिभाषा हम लोग जान लिए कि अवयवों के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो समुच्चय का कुछ उदाहरण हम लोग देंगे। उदाहरण जैसे क्या हो जाएगा? जैसे हो जाएगा जिलों के नाम, मान लो बिहार के जिलों के नाम। कोई जिलों के नाम मतलब कि कहीं के जिलों को हो जाए, लेकिन कुछ खास यहाँ हो जाएगा बिहार के
जिलों के नाम। तो यहाँ में बिहार में कितने ज़िले हैं? 38 ज़िले हैं। तो ये यहाँ पे बिहार के 38 ज़िले के नाम ये सभी आ गए अवयव के अंदर। तो यहाँ ये जो जिला है ये अवयव है, क्या है? अवयव है। ठीक उसी प्रकार यहाँ हो जाएगा भारत की नदियों के नाम। तो ये सब आ जाएंगे किसके अंदर? अवयव के अंदर आएंगे। फिर आ जाते हैं 1 से 100 तक की संख्याएं। तो ये सब आ जाएंगे 1 से 100 तक के बीच जितने भी संख्या है वो सभी आ जाएंगे अवयव के अंदर। तो आई होप कि आप लोग अवयव समझ गए होंगे कि एलिमेंट्स किसे कहते हैं। गणित में एलिमेंट्स हम जिसको चाहेंगे उसको हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि गणित मानने का चीज़ है। तो अवयव हम लोग किसी भी नाम, किसी भी नेम को हम लोग अवयव मान सकते हैं, चाहे वो हम हो, चाहे वो आप हो, चाहे वो मार्कर हो, चाहे वो व्हाइट बोर्ड हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो जिला के नाम हो, चाहे वो नदियों का नाम हो, चाहे वो कोई संख्या हो। आई होप कि आप लोग अवयव समझ गए होंगे कि अवयव किसे कहते हैं। और समुच्चय भी आप लोग समझ गए होंगे कि अवयवों के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। मतलब कि किसी अवयव को हम लोग संग्रह में लिखते हैं, किसी अवयव को हम लोग एक संग्रह में लिखते हैं। जैसे कि यहाँ 1 से 100 तक की संख्याओं को हम लोग एक संग्रह में लिखेंगे। बिहार के जिलों के नाम को हम लोग लिखेंगे, 38 जिलों के नामों को हम लोग लिखेंगे। उसको हम लोग कहेंगे कि वो सेट्स के अंदर है, समुच्चय में है। क्या में है? समुच्चय में है। तो आई होप कि आप लोग समुच्चय समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग इसको भी इरेज करते हैं। समुच्चय का आप लोग उदाहरण कुछ लिख लीजिएगा। उदाहरण में लिख लीजिएगा, उदाहरण में जैसे में लिख लीजिएगा, समुच्चय के उदाहरण में आप लोग लिख लीजिए कि 10 से छोटी संख्याएं 10 से छोटी संख्याएं 1 से 100 तक के बीच अभाज्य संख्याएं। और आ जाएंगे भारत के प्रमुख कलाकार। जैसे कि भारत में कुछ प्रमुख कलाकार हैं, 1 से 100 तक के बीच के अभाज्य संख्या हैं। 10 से छोटी जितने भी संख्या ये सभी क्या है? अवयव है। जैसे कि 10 से छोटी संख्या कौन होगी? तो 10 से छोटी संख्या 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी, 8 होगी, 9 होगी। ये सभी क्या हो गई? ये सभी ही अवयव है। क्या है? अवयव है। जैसे 1 से 100 तक के बीच अभाज्य संख्या, तो 1 से 100 के तक के बीच कितनी अभाज्य संख्या हो? मान लीजिए यहाँ पे अभाज्य संख्या हो गया 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं होगा, माफ कीजिए 9 नहीं होगा, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया। ऐसे ही 100 तक जितनी भी अभाज्य संख्या होगा उसको हम लोग, ये सभी क्या है? ये सब एलिमेंट है, ये सब अवयव है। क्या है? अवयव है। इन अवयवों को संग्रह में लिखना, उसी को हम लोग कहते हैं कि यह समुच्चय में है। क्या में है? समुच्चय में है। आई होप कि आप लोग समुच्चय समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अब इस पे आगे चलते हैं। समुच्चय क्या है? समुच्चय क्या है कि अवयवों के सुपरिभाषित संग्रह को हम लोग समुच्चय कहते हैं। तो समुच्चय को आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं कि समुच्चय को दर्शाने की विधि होती है। क्या होती है? कि समुच्चय की दर्शाने की 2 विधि होती है। समुच्चय को हम लोग 2 विधि से लिखते हैं। समुच्चय जो हम लोग लिखते हैं उसको दर्शाने की 2 विधि होती है। यहाँ पे आप लोग हेडिंग डालिएगा, समुच्चय को दर्शाने की विधि। समुच्चय को दर्शाने की विधि। समुच्चय को दर्शाने की विधि कितनी होती है? समुच्चय को दर्शाने की विधि 2 होती है। कितनी होती है? 2 विधि होती है। उन 2 विधियों को हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि कौन कौन विधि है। चलिए हम लोग उनको जानते हैं। समुच्चय को दर्शाने की मुख्य रूप से 2 विधि होती है। कौन कौन होती है उनको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पहला होता है समुच्चय निर्माण विधि। पहला होता है समुच्चय निर्माण विधि और दूसरा होता है रोस्टर विधि। क्या कौन विधि होता है? रोस्टर विधि। समुच्चय को दर्शाना मतलब कि लिखना, दर्शाना मतलब कि लिखना।
समुच्चय को दर्शाने या लिखना, दर्शाना का अर्थ हो गया लिखना। समुच्चय को हम लोग कैसे दर्शा सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो समुच्चय को दर्शाने की मुख्य रूप से दो विधि है। वो कौन कौन विधि है? पहला है समुच्चय निर्माण विधि और दूसरा है रोस्टर विधि। समुच्चय निर्माण विधि को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर मेथड कहते हैं अंग्रेजी में इसको, इसको कहते हैं रोस्टर मेथड, रोस्टर मेथड। तो चलिए इन दो मेथडों को हम लोग समझते हैं कि इसमें कैसे लिखा जाता है अवयव को और इसमें कैसे, रोस्टर विधि में कैसे लिखा जाता है अवयव को। क्योंकि समुच्चय हम लोग जान गए कि अवयवों के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं और समुच्चय को दर्शाने की मुख्य दो विधि है। कौन कौन विधि है? पहला है समुच्चय निर्माण विधि, सेट बिल्डर मेथड, और दूसरा है रोस्टर विधि। रोस्टर विधि को हम लोग कहते हैं रोस्टर मेथड। तो सबसे पहले हम लोग समुच्चय निर्माण विधि को जानेंगे, फिर हम लोग जानेंगे रोस्टर विधि को। तो समुच्चय निर्माण विधि में देखिए कैसे, समुच्चय निर्माण विधि को हम लोग ऐसे दर्शाते हैं, जैसे कि कोई संख्या, जैसे कि कोई हो गया संख्या, उसको हम लोग कैसे दर्शा सकते हैं? देखिए जैसे यहाँ पे लिख देंगे कि x, x एक पूर्णांक है, x, x एक पूर्णांक है। क्या है? x रेशियो x एक पूर्णांक है, मतलब कि x जो है एक पूर्णांक है। मतलब कि रोस्टर विधि में यहाँ क्या हो गया कि कोई भी संख्या, जो भी जितने भी पूर्णांक है वो सब क्या हो गए? वो सब अवयव हो गए। ठीक उसी प्रकार और एक उदाहरण ले लीजिए, और एक उदाहरण ले लीजिए, और एक उदाहरण क्या ले लीजिए, और एक उदाहरण ले लीजिए कि x, x एक संख्या, जो संख्या है और जो x है वो -1 से बड़ा है। क्या है? -1 से बड़ा है और 3 से छोटा है। क्या है? -1 से बड़ा है और 3 से छोटा है। तो रोस्टर विधि में हम लोग कथन के द्वारा किसी चीज़ को लिखते हैं। किसके मेथड से लिखते हैं? कथन से। मतलब कि ये कथन ही है कि x एक पूर्णांक है। यहाँ और में और कुछ लिख लीजिए, और में और कुछ हिंट में लिख लीजिए कि और जो x है वो 2 से बड़ा है, x जो है 2 से बड़ा है और 7 से छोटा है। जैसे यहाँ पे अब समझ में आएगा आप लोग को ज़्यादा, जैसे कि x कोई एक पूर्णांक है। क्या है? x कोई एक पूर्णांक है और जो x है वो 2 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो 2 से बड़ा कौन कौन होगा? 2 से बड़ा कौन कौन होगा? 3, 4, 5, 6 और इसमें कंडीशन 2 लगा है। जो x है वो इसमें 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन तो ये 2 से बड़ा है और दूसरा कंडीशन है कि 7 से छोटा है। तो 2 से बड़ा हो जाएगा 3, 4, 5, 6 और 7 से छोटा है तो चूँकि इसमें अवयवों की संख्या 4 होगी, 1, 2, 3, 4, तो इसमें 4 अवयव है। तो इसका कहने का मतलब है कि इसमें केवल 4 कौन कौन पूर्णांक आएंगे? तो 3, 4, 5, 6 इसका आंसर यह होगा। लेकिन इसको हम लोग लिखे कैसे? इसको हम लोग लिखे रोस्टर, माफ करिएगा, समुच्चय निर्माण विधि में। और समुच्चय निर्माण विधि में हम लोग किसी कथन के द्वारा लिखते हैं। यही बात हम लोग यहाँ लिखे हैं, और इसको हम लोग कथन के रूप में लिखे हैं। किसके रूप में लिखे हैं? कथन के रूप में। देखिए कथन के रूप में हम लोग क्या लिखें कि x रेशियो x एक पूर्णांक है और x जो है वो 2 से बड़ा है और 7 से छोटा है। यह भी वही बात है, ये भी वही बात है, पर इसको हम लोग कथन के रूप में लिख दिए तो यह हो गया समुच्चय निर्माण विधि। क्या हो गया? समुच्चय निर्माण विधि। ठीक वैसे ही यहाँ भी है कि x एक संख्या है, x एक संख्या है या पूर्णांक है और x जो है वो -1 से बड़ा है। तो -1 से बड़ा क्यों हो जाता है? -1 से बड़ा हो जाएगा 0 हो जाएगा। और दूसरा कंडीशन है कि 3 से छोटा है, तो -1 से बड़ा हो जाएगा 0, 1 और 2। चूँकि 3 से छोटा है तो 3 को हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए यही बात को हम लोग कथन के रूप में लिखे हैं कि x एक संख्या है, ये 3 संख्या है, इसमें अवयव की संख्या 3 है। तो इसी बात को हम लोग कथन के रूप में लिखते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि, सेट बिल्डर मेथड। तो सेट बिल्डर मेथड में हम लोग कथन के द्वारा किसी चीज़ को, समुच्चय को दर्शाते हैं लिख कर। मतलब कि कथन के द्वारा हम लोग समुच्चय को दर्शाते हैं। तो वैसे मेथड को हम लोग समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं, सेट बिल्डर मेथड कहते हैं। आई होप कि आप लोग सेट बिल्डर मेथड समझ गए होंगे। अब हम लोग चलेंगे रोस्टर विधि की ओर। रोस्टर विधि क्या कहता है उसको हम लोग जानेंगे।
तो रोस्टर विधि क्या कहता है उसको हम लोग पहले जानते हैं। चलिए रोस्टर विधि क्या कहता है। आई होप कि आप लोग सेट वेल्डर मेथड समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे रोस्टर विधि। रोस्टर विधि क्या कहता है उसको हम लोग जानेंगे। रोस्टर विधि कहता है, रोस्टर विधि में क्या होता है, सबसे पहले समझिए कि रोस्टर विधि क्या होता है। इस रोस्टर विधि में हम लोग अवयवों को मंझली कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। कौन से कोष्ठक के अंदर लिखते हैं? यह होता है मंझली कोष्ठ। क्या होता है? मंझली कोष्ठक। रोस्टर विधि में अवयवों को मंझली कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। इसका परिभाषा हम लोग इधर, इसको हम लोग इरेज करते हैं। क्या करते हैं? इसको हम लोग इरेज करते हैं। अब हम लोग फिर से यहाँ से रोस्टर विधि को हम लोग समझते हैं। नया हेडिंग हम लोग डालते हैं रोस्टर विधि और उसको हम लोग समझते हैं। रोस्टर विधि क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। रोस्टर विधि, रोस्टर विधि क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। रोस्टर विधि में क्या होता है सबसे पहले समझिए। इसमें अवयवों को मंझली कोष्ठक, मंझली कोष्ठक का साइन क्या होता है? ये वाला होता है। मंझली कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। रोस्टर विधि में अवयवों को मंझली कोष्ठक के अंदर लिखते हैं, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है? इसमें इस दूसरा कंडीशन है कि इसमें अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। दूसरा कंडीशन है इसमें अवयवों, पहला कंडीशन है कि इसमें अवयवों को मंझली कोष्ठक में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? मंझली कोष्ठक का साइन ये होता है। और दूसरा कंडीशन है इसमें अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होता है। पुनरावृत्ति का अर्थ होता है कि रिपीट। क्या होता है? रिपीट, मतलब कि उसको हम लोग जो अवयव एक बार लिखा गया उसको हम लोग दोहराएंगे नहीं, रिपीट नहीं करेंगे। पुनरावृत्ति का अर्थ वही होता है, रिपीट होता है। क्या होता है? रिपीट, मतलब कि जो अवयव एक बार लिखा गया उस अवयव को हम लोग दोबारा नहीं लिखेंगे। अभी हम आप लोग उदाहरण से समझाएंगे। तीसरा कंडीशन क्या कहता है कि इसके अक्षरों को कैपिटल लेटर में लिखते हैं। कैपिटल लेटर में लिखते हैं। तो रोस्टर विधि में किसी अवयव को हम लोग लिखते हैं तो उसका 3 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन क्या होता है कि मंझली कोष्ठक में लिखा जाता है। इसमें अवयवों को मंझली कोष्ठक में लिखा जाता है। दूसरा कंडीशन है कि इसमें अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, मतलब कि अवयव रिपीट नहीं करेगा। तीसरा कंडीशन है कि इसमें अक्षरों को कैपिटल लेटर से लिखते हैं। इससे लिखते हैं कैपिटल लेटर से। जैसे क्वेश्चन जैसे आ जाएगा, जैसे समझिए, जैसे कर दे कि बीटर का लिखिए, बीटर जैसे कि हो, जैसे आपका आ जाएगा बीटर शब्द को रोस्टर रूप में लिखें। रोस्टर विधि में लिखें। बीटर शब्द के अक्षरों को बीटर शब्द के अक्षरों को रोस्टर विधि में लिखें। मतलब कि बीटर कोई शब्द है, बीटर शब्द के अक्षरों को हम लोग किस में लिखना है? रोस्टर विधि में लिखना है। तो इसका हम लोग पहले हल करेंगे। तो चूँकि हम लोग जानते हैं कि रोस्टर विधि में अवयवों को मंझली कोष्ठक में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? तो मंझली कोष्ठक में। तो सबसे पहले हम लोग मंझली कोष्ठक का साइन डालेंगे। तो मंझली कोष्ठक का हम लोग यहाँ पे साइन डाल लेंगे। फिर यह क्या कहता है कंडीशन कि इसमें अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो देखिए सबसे पहले बी है तो बी लिख देंगे, फिर कॉमा लगा देंगे, फिर लिखेंगे। तीसरा कंडीशन क्या कहता है कि इसमें अक्षरों को कैपिटल लेटर में लिखता है। मतलब कि प्रश्न कुछ में भी हो लेकिन हम लोग लिखेंगे कैपिटल लेटर में। तो देखिए एक बार बी हो गया, फिर हम लोग लिखेंगे ई लिखेंगे, फिर हम लोग टी है तो टी लिखेंगे। चूँकि कहता है कि टी 2 बार है, लेकिन यहाँ पे है कि पुनरावृत्ति नहीं होता है, रिपीट कोई भी चीज़ हम लोग नहीं करेंगे, कोई भी अवयव को हम लोग रिपीट नहीं करेंगे। एक बार टी लिखा गया तो दोबारा टी हम लोग
नहीं लिखेंगे। एक बार ई लिखा गया है, इसी कारण हम लोग फिर से ई नहीं लिखेंगे। अब हमको लिखेंगे आर, इसको कर देंगे हम लोग क्लोज। तो यह हो गया रोस्टर विधि में। रोस्टर विधि में क्या होता है, रोस्टर विधि में मंडली कोष्ठक अवयवों को मंडली कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है, अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, अवयव रिपीट नहीं करेंगे। तीसरा कंडीशन है कि इसमें अक्षरों को कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, कैपिटल लेटर में लिखते हैं। जैसे बीटर शब्द के अक्षरों को रोस्टर विधि में लिखें, तो बीटर शब्द के अक्षरों को रोस्टर विधि में लिखेंगे तो इसका आंसर यह आएगा BETR, इससे मिलकर बना है बेटर। इसमें अक्षरों को दोहराते नहीं है, जैसे एक बार बी लिखा गया तो दोबारा कहीं बी है तो हम लोग नहीं लिखेंगे। एक बार ई लिखा गया तो फिर दोबारा आएगा तो उसको हम लोग नहीं लिखेंगे। एक बार टी लिखा गया तो फिर दोबारा टी आएगा तो उसको हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, चूँकि हम लोग इसको लिख रहे हैं रोस्टर विधि के रूप में। आर है तो आर को हम लोग लिखनी है। तो आई होप कि आप लोग रोस्टर विधि समझ गए होंगे कि रोस्टर विधि क्या होता है। रोस्टर विधि में लिखने के अवयवों को लिखने का 3 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन है कि अवयवों को मंडली कोष्ठक में लिखेंगे। दूसरा कंडीशन है कि अवयव को रिपीट नहीं करेंगे। तीसरा कंडीशन है कि इसके अक्षरों को कैपिटल लेटर में लिखेंगे। आई होप कि आप लोग रोस्टर विधि समझ गए होंगे। रोस्टर विधि की एक और उदाहरण आप लोग ले लीजिए, एक और उदाहरण आप लोग ले लीजिए रोस्टर विधि का। एक और क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे ले लीजिए x, x एक पूर्णांक है और x जो है 0 से बड़ा है और 5 से छोटा है। चलिए एक और क्वेश्चन है कि इसको लिखें रोस्टर विधि में लिखें। क्वेश्चन दे देगा ऐसे कि रोस्टर विधि में लिखें। प्रश्न ऐसा दे देगा कि x, x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है, माफ़ करिएगा, x, x एक प्रश्न आ गया। चलिए x, x एक पूर्णांक है। प्रश्न ऐसे देगा कि x, x एक पूर्णांक है और जो x है वह 0 से बड़ा है, x जो है वह 0 से बड़ा है और 5 से छोटा है। इसको हम लोग को रोस्टर विधि में लिखना है। किस में लिखना है, रोस्टर विधि में। तो रोस्टर विधि का क्या नियम है, रोस्टर विधि का नियम है इसको सबसे पहला कंडीशन है कि इसको हम लोग मंडली कोष्ठक में लिखेंगे। तो इसको हम सबसे पहले हम लोग मंडली कोष्ठक दे देंगे। फिर क्या कहता है कि इसमें अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती, मतलब रिपीट नहीं करेंगे। फिर यहाँ देखिए कंडीशन क्या है कि x एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक है और वो पूर्णांक 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा पूर्णांक कौन होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। लेकिन दूसरा कंडीशन कहता है कि वो 5 से छोटा भी है, इसीलिए हम लोग 5 को नहीं लेंगे, 5 को नहीं लेंगे और ब्रैकेट को हम लोग क्लोज कर देंगे। तो यह हो गया रोस्टर विधि में हम लोग इसको हम लोग लिखनी है। प्रश्न पूछा था कि x, x एक पूर्णांक है और जो x है वह 0 से बड़ा है और 5 से छोटा है, और इसको हम लोग को रोस्टर विधि में लिखना था। तो रोस्टर विधि में हम लोग ऐसे लिख दिया है। आई होप कि आप लोग रोस्टर विधि समझ गए होंगे कि रोस्टर विधि में हम लोग मंडली कोष्ठक के अंदर लिखते हैं और पुनरावृत्ति नहीं करते हैं और कैपिटल अक्षर में लिखते हैं। चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं। हम लोग चलते हैं आगे के टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं। चलिए आगे का टॉपिक है आगे के टॉपिक को हम लोग समझते हैं। टॉपिक यहाँ पे डालिए, टॉपिक है नेक्स्ट। आगे के टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। टॉपिक हम लोग अगला समझते हैं। टॉपिक को जानने के पहले हम लोग कुछ संकेत को समझते हैं। क्यों, देखिए एक संकेत है ये और एक संकेत है ये, दो संकेतों को हम लोग समझते हैं। संकेत, पहले इन दो संकेतों का हम लोग अर्थ समझते हैं। एक संकेत है यह और एक संकेत है यह। इन दो संकेतों के बारे में सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि संकेत किसका है और यह संकेत किसका है। तो इसको हम लोग कहते हैं, इसका अर्थ होता है कि संबंध रखता है। क्या है, संबंध रखता है। इस संकेत का अर्थ होता है संबंध रखता है और इस संकेत का अर्थ होता है संबंध नहीं रखता है, नहीं रखता है। इसका अर्थ होता है कि संबंध
रखता है और इसको हम लोग काट दिए तो संबंध नहीं रखता है। इसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में बिलोंग्स टू, इसको कहते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। तो इसका जहाँ हम लोग यह संकेत देखेंगे इसका मतलब कि वह संबंध रखता है, और जहाँ हम लोग यह संकेत देख लें तो समझिए कि वह संबंध नहीं रखता है। जैसे समझिए, जैसे से आप लोग ज़्यादा समझिएगा। जैसे कि कोई एथी दे दिया, कोई समुच्च दे दिया, कोई सेट दे दिया। सेट्स क्या दे दिया? A बराबर x रेशियो 1 से 1 पूर्णांक है। नहीं, मान लीजिए कोई सेट्स दे दिया x a रेशियो a बराबर दे दिया, क्या दे दिया? x बराबर दे दिया, x बराबर दे दी a रेशियो a दे दिया और दे दिया a रेशियो x कॉमा 1 से 1 पूर्णांक है। और जो x है वह -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। क्या है? -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। अब पूछेगा, अब मान लीजिए कोई पूछेगा कि जो 3 है वह ए से संबंध रखता है या नहीं रखता है। यह संबंध रखता का साइन है और ये संबंध नहीं रखता का साइन है। अब यहाँ पे हमको 2 साइन में से किसी एक साइन को भरना है, या तो यह साइन या तो यह साइन। तो इन दोनों में से कौन सा साइन यहाँ पे पुट होगा, कौन सा मान को हम लोग यहाँ पुट करेंगे। तो चूँकि हम लोग देख रहे हैं कि एक सेट से एक अवयव एक ए है जिसमें कहता है कि x, 1 से एक पूर्णांक है, 1 से एक पूर्णांक है, और दूसरा क्या कहता है कि x जो है -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो -3 से बड़ा कौन कौन संख्या होता है? -3 से होता है -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 को हम लोग नहीं लेंगे चूँकि कहता है दूसरा कंडीशन क्या है कि 7 से छोटा है। तो a का मान इतना हो गया, a के अंदर इतने एलिमेंट्स आ गए। अब चूँकि कह रहा है कि ये जो 3 है वो a से संबंध रखता है कि नहीं रखता है। आपको इन 2 विकल्पों में से कोई एक ही विकल्प भरना है। प्रश्न आपको देगा कि ये या ये विकल्प भरे, तो आपको कौन सा यहाँ पे कौन सा मान पुट करना है। चूँकि देखिए 3 जो है इसके अंदर आ जाता है, 3 इसके a के अंदर 3 आ जा रहा है, तो यह संबंध रखता है। जैसे कोई पूछ दे कि 8 डैश a, तो 8 जो है a से संबंध रखता है कि नहीं रखता है। इस प्रश्न के अनुसार 8 a से संबंध रखता है कि नहीं रखता है। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ इस समुच्च में 8 है या नहीं है। चूँकि इस समुच्च में 8 नहीं है इसीलिए यह संबंध नहीं रखता है। मार्केट में इंक लाना पड़ेगा, इंक थोड़ा स्लो हो गया है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझ गए ये संबंध नहीं रखता है, चूँकि इसमें इस समुच्च में यह अवयव 8 नहीं है। जिस समुच्च में जो अवयव नहीं होगा वो उससे संबंध नहीं रखेगा। यहाँ पे 3 a में था तो ये से संबंध रखता था। अब कोई पूछ दे कि -5 डैश a, तो -5 जो है वो a से संबंध रखता है कि नहीं। तो देखिए -2 से इसमें -6 तक है, तो -5 इसमें नहीं है, तो ये संबंध नहीं रखता है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए हो इन 2 साइनों का प्रयोग कि संबंध रखता है और संबंध नहीं रखता है। बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, इसको कहते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। तो इसको हम लोग सबसे पहले इरेज करते हैं। अभी हम लोग क्या जाने उसको हम लोग एक बार समझते हैं। सबसे पहले हम लोग तो इंक ना लेते हैं, मार्कर में थोड़ा सा इंक को थोड़ा सा हम लोग नाते हैं। सबसे पहले हम लोग मार्कर में थोड़ा इंक ना लेते हैं, तब तक हम लोग रिपीट करते हैं। क्या क्या बात को हम लोग जानने हैं उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला बात हम लोग जानते हैं कि सेट्स होता क्या है, समुच्च क्या होता है। तो समुच्च को हम लोग जाने कि अवयवों के सुपरिभाषित संग्रह को हम लोग सेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेट्स कहते हैं। अवयवों के सुपरिभाषित संग्रह को हम लोग सेट्स कहते हैं। अवयव किसे कहते हैं? अवयव हम लोग किसी को भी मान सकते हैं। गणित में हम लोग कोई भी नाम ले ले वो अवयव के अंदर आ सकता है, चाहे वो हम हो, चाहे आप हो, या मार्कर हो, या इंक हो।
वो सभी अवयव के अंदर आ जाएंगे। फिर हम लोग जाने कि समुच्चय को दर्शाने की विधि को जाने कि समुच्चय को हम लोग कितनी विधि से दर्शाते हैं, समुच्चय को हम लोग कितने विधि से दर्शाते हैं, कितने विधि से लिखते हैं। तो हम लोग जाने कि समुच्चय को हम लोग 2 विधि से दर्शाते हैं। पहला होता है समुच्चय निर्माण विधि, जिसमें हम लोग किसी अवयव को हम लोग कथन के रूप में लिखकर दर्शाते हैं। और दूसरा हम लोग जाने रोस्टर विधि। रोस्टर विधि में हम लोग 3 कंडीशन के ऊपर है। पहला कंडीशन पर है कि इसमें मंडली कोष्ठक, रोस्टर विधि में अवयवों को मंडली कोष्ठक के अंदर लिखते हैं, मंडली कोष्ठक में लिखते हैं। फिर दूसरा कंडीशन हम लोग जाने कि अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, मतलब कि अवयव रिपीट नहीं करते हैं। और तीसरा कंडीशन जाने कि उसमें उसके अक्षरों को कैपिटल लेटर में लिखते हैं। तो आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। फिर उसके बाद हम लोग जाने कि यह बिलोंग्स टू होता है या डज नॉट बिलोंग्स टू होता है, इसके बारे में हम लोग जाने। तो आई होप कि आप लोग इन दोनों इतना टॉपिक तक समझ गए होंगे। ये होता है बिलोंग्स टू, ये होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। ये हो गया बिलोंग्स टू, ये हो गया डज नॉट बिलोंग्स टू। इसका मान होता है बिलोंग्स टू, ये होता है डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। ये संबंध नहीं रखता है, ये संबंध नहीं रखता है, और ये संबंध रखता है, ये संबंध रखता है। तो इतना तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसके आगे हम लोग समझते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। इसके आगे हम लोग कुछ और संकेत को समझते हैं। इसके आगे हम लोग कुछ और संकेत को समझेंगे। एक होता है, यह होता है, देखिए यह होता है एक संकेत, और एक यह संकेत होता है। कुछ और संकेतों को हम लोग सबसे पहले समझते हैं। संकेतों का अर्थ। चलिए संकेतों का अर्थ सबसे पहले हम लोग समझते हैं। एक संकेत यह हो गया, एक संकेत यह हो गया, इसको अभी हम लोग नहीं लिखते। फिर हो गया एक संकेत यह हो गया, और चौथा संकेत यह हो गया। तो इसको कहते हैं हम लोग छोटा का साइन। क्या कहते हैं? छोटा। इसको कहते हैं बड़ा। ठीक है, जैसे कि देखिए, जैसे कह देगा ए बी, तो यहाँ ए जो है बी से छोटा है। क्या है? जहाँ ए जो है बी से छोटा है। जैसे फिर यहाँ पे हो जाएगा ए कोमा बी, तो ए जो है यहाँ बी से बड़ा है। फिर यहाँ पे यहाँ देखिए छोटा और बराबर है, तो यहाँ पे ये साइन लग गया, तो मतलब कि है ए जो है बी से छोटा या बराबर है। क्या है? छोटा या बराबर है। और यह साइन बड़ा या बराबर का है। जैसे ये लग गया, तो यहाँ ए जो है वो बी से बड़ा या बराबर है। तो इन चारों साइनों का आप लोग अर्थ समझ गए होंगे। छोटा या बराबर, ऐसे है बड़ा या बराबर, बड़ा या बराबर, बड़ा या बराबर। इसको हम लोग कहते हैं लेस देन, इसको कहते हैं ग्रेटर देन, इसको कहते हैं लेस देन, और लेस देन इक्वल टू, इसको कहते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। इन चारों का आप लोग को सबसे पहले अर्थ जानना बहुत ज़रूरी था। तो आई होप कि आप लोग इतना समझ गए हैं। कहीं यह साइन लगा है तो इसका मतलब जैसे कि ए स्मॉलर देन, ए लेस देन बी, तो यहाँ ए जो है बी से छोटा है। ए ग्रेटर देन बी, यहाँ जो ए है वो बी से बड़ा है। ए लेस देन इक्वल टू बी, मतलब कि ए जो है या तो बी से छोटा है या बी के बराबर है। फिर यहाँ पे साइन लग गया ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब कि यहाँ ए जो है बी से बड़ा या बराबर है। तो आई होप कि आप लोग इन चारों संकेतों का अर्थ समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग इसके आगे के बाद नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग जानते हैं कि समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं। समुच्चय के प्रकार को हम लोग समझेंगे। तो समुच्चय देखिए, समुच्चय के प्रकार, ये मार्कर अभी है, इस मार्कर का अभी है तबीयत खराब। चलिए हम लोग देखते हैं समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार को हम लोग जानेंगे कि समुच्चय के कितने प्रकार हैं। तो समुच्चय के मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं। कौन कौन प्रकार है उसको हम लोग जानते हैं। समुच्चय का पहला प्रकार है, ये होता है समुच्चय 2 प्रकार का होता है। पहला होता है परिमित समुच्चय, परिमित, और दूसरा होता है अपरिमित।
पहला होता है परिमित और दूसरा होता है अपरिमित। परिमित समुच्च और दूसरा होता है अपरिमित समुच्च। समुच्च दो प्रकार के होते हैं। समुच्च कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला होता है परिमित और दूसरा होता है अपरिमित। परिमित जैसे कि परिमित समुच्च किसे कहेंगे और अपरिमित समुच्च किसे कहते हैं? परिमित समुच्च मतलब कि फिनाइट सेट, इसको हम लोग अंग्रेजी में कहेंगे फिनाइट सेट, फिनाइट सेट, और इसको कहेंगे इनफिनाइट सेट, इनफिनाइट सेट। तो फिनाइट सेट और इनफिनाइट सेट क्या है, इसको हम लोग केवल समझते हैं। फिनाइट सेट और इनफिनाइट सेट, परिमित समुच्च और अपरिमित समुच्च क्या है? परिमित समुच्च उसे कहेंगे जिसमें अवयवों की संख्या को हम जिसके अवयवों की संख्या को हम लोग गिन सकते हैं, जिसमें अवयवों की संख्या को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, उसको कहेंगे परिमित समुच्च। जैसे कि कोई अवयव हो गया ए, जैसे कोई अवयव हो गया ए और इसमें उसमें कौन कौन जैसे मान लीजिए कोई समुच्च हो गया ए और उसमें अवयव है 3 4 5 6, तो ये हो गया क्या, इसमें 4 अवयव है। इसके जिसके अवयवों को हम लोग गिन सकते हैं उसको कहेंगे परिमित समुच्च। और जैसे कोई और एक समुच्च हो गया, यहाँ हो गया 2 3 और इसको इनफिनाइट तक कर दिया, मतलब कि इसको हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते, इसका कोई अंत नहीं है, तो उसको कहेंगे अपरिमित समुच्च। तो परिमित समुच्च किसे कहेंगे? वैसा समुच्च जिसके अवयवों को हम लोग गिन सकते हैं, जिसके अवयवों को हम लोग गिन सकते हैं उसको कहेंगे परिमित समुच्च। और अपरिमित समुच्च का परिभाषा क्या हो जाएगा कि वैसा समुच्च जिसके अवयवों को हम लोग नहीं गिन सकते हैं उसको कहेंगे अपरिमित समुच्च, इनफिनाइट सेट। तो आई होप कि आप लोग समुच्च के प्रकार को समझ गए होंगे कि समुच्च के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है परिमित समुच्च और दूसरा होता है अपरिमित समुच्च। परिमित समुच्च को फिनाइट सेट कहते हैं और अपरिमित समुच्च को इनफिनाइट सेट्स कहते हैं। परिमित समुच्च किसे कहते हैं? वैसा समुच्च जिसके अवयवों को हम लोग गिन सकते हैं। जैसे कि एक कोई समुच्च हो गया और इसके अंदर 4 अवयव है, 4 एलिमेंट है, तो इसके अंदर 4 है तो इन चारों को हम लोग गिन सकते हैं। जिसके अवयव, वैसा समुच्च जिसके अवयव को हम लोग गिन सकते हैं उसको कहते हैं परिमित समुच्च। और यहाँ देखिए, यहाँ भी एक समुच्च है लेकिन इसके अंदर कितने अवयव हैं? 2 से लेकर इनफिनाइट तक के अवयव हैं और इनफिनाइट तक के अवयव को हम लोग नहीं गिन सकते हैं। तो वैसा समुच्च जिसके अवयवों को हम लोग नहीं गिन सकते उसको कहते हैं अपरिमित समुच्च, इनफिनाइट सेट। तो आई होप कि आप लोग समुच्च के प्रकार को समझ गए होंगे कि समुच्च के 2 प्रकार होते हैं, परिमित और अपरिमित। परिमित किसे कहते हैं, अपरिमित किसे कहते हैं? जैसे फिनाइट सेट के अंदर क्या हो जाएगा, जैसे फिनाइट सेट के अंदर आ जाएगा, जैसे कोई और समुच्च ले लेते हैं, जैसे ले लेंगे ए, यहाँ ले लेंगे x, भारत, जहाँ x क्या है, x क्या है, x है भारत के राज्यों के नाम। तो भारत के राज्यों के नाम को यहाँ x जो है वो एक कोई समुच्च है, ए कोई सेट्स है। तो ए सेट्स के अंदर क्या है, ए सेट्स के अंदर भारत के राज्यों के नाम है। क्या है? भारत के राज्यों के नाम है। तो चूँकि भारत के राज्यों के नाम को हम लोग गिन सकते हैं, भारत में कुल 28 राज्य है, इसको हम लोग गिन सकते हैं, इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे कि यह परिमित समुच्च है। और एक और ले लेते हैं उदाहरण, जैसे ले लेते हैं, जैसे एक और उदाहरण ले लेते हैं, ए कोई सेट्स है और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हम लोग ले लेते हैं कि विश्व की जनसंख्या, माफ़ कीजिए, जनसंख्या को हम लोग नहीं जनसंख्या को गिन सकते हैं, तो विश्व की क्या लिख सकते हैं, विश्व की प्राणी, विश्व के सभी प्राणियों को हम लोग नहीं गिन सकते, इसीलिए हम लोग कहेंगे कि यह अपरिमित समुच्च है। तो आई होप कि आप लोग परिमित और अपरिमित समझ गए होंगे। चलते हैं हम लोग इसके आगे, थोड़ा सा माफ़ करिएगा। चलिए, अब हम लोग इतना समझ गए हैं, इसके आगे हम लोग चलते हैं। थोड़ा सा बोर्ड हिल रहा है, इसको भी कल हम लोग सही कर लेंगे। अभी क्लास आज भर हो जाने दीजिए, वहाँ पे हम लोगों को उसको सही करना होगा। चलिए, यहाँ तक आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि परिमित समुच्च में कौन कौन आते हैं। परिमित समुच्च के भी कई प्रकार हो जाते हैं। परिमित समुच्च में क्या क्या आ जाता है, पहले ही हम लोग समझते हैं।
पहले एक आ जाता है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिक्त समुच्च। रिक्त समुच्च, रिक्त समुच्च, रिक्त समुच्च को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं इम्प्टी सेट। इम्प्टी सेट, रिक्त समुच्च को अंग्रेजी में कहते हैं इम्प्टी सेट। क्या कहते हैं? इम्प्टी सेट। इम्प्टी सेट का संकेत पहले हम लोग जान लेते हैं। इम्प्टी सेट को किससे हम लोग दर्शाते हैं? इम्प्टी सेट को हम लोग फाई से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? फाई से दर्शाते हैं। क्या है इसका नाम? है फाई। क्या है? फाई। तो हम लोग रिक्त समुच्च किसे कहते हैं? रिक्त समुच्च मतलब कि इम्प्टी सेट। इम्प्टी सेट का प्रतीक है, संकेत या प्रतीक है ये, और इसको हम लोग कहते हैं फाई। क्या कहते हैं? फाई। तो रिक्त समुच्च का सबसे पहले हम लोग परिभाषा समझते हैं। वैसा समुच्च जिसमें, माफ करिएगा, वैसा समुच्च जिसमें एक भी अवयव न हो। कोई भी यहाँ लिख लीजिए, वैसा समुच्च जिसमें कोई भी अवयव न हो। वैसा समुच्च जिसमें कोई भी अवयव न हो उसे कहते हैं हम लोग इम्प्टी सेट। क्या कहते हैं? इम्प्टी सेट यानी रिक्त समुच्च। इसको हम लोग फाई द्वारा दर्शाते हैं। किसके द्वारा दर्शाते हैं? ऐसे दर्शाते हैं, इसका यह संकेत है, और इसको हम लोग फाई कहते हैं। क्या कहते हैं? फाई। रिक्त समुच्च आप लोग समझ गए होंगे कि रिक्त समुच्च होता है को अंग्रेजी में इम्प्टी सेट कहते हैं। इसका परिभाषा हो गया कि वैसा समुच्च जिसमें कोई भी अवयव न हो, मतलब कि उसका वह सेट एकदम बिल्कुल रिक्त हो, उसमें कुछ कोई भी अवयव न हो, तो जिसमें कुछ नहीं पाया जाता है उसको कहते हैं रिक्त समुच्च। तो रिक्त समुच्च क्या है? कि वैसा समुच्च जिसमें कोई भी अवयव न हो उसे कहते हैं रिक्त समुच्च। रिक्त समुच्च को फाई इस संकेत के द्वारा दर्शाया जाता है। इस संकेत का नाम है फाई। तो फाई क्या है? जिसमें कुछ न पाई उसको कहते हैं पाई। फाई, जिसमें कुछ न पाई उसे कहते हैं फाई। अब फाई का संकेत है यह। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि वैसा समुच्च जिसमें कुछ न पाई उसी को कहते हैं फाई। चलिए, रिक्त समुच्च आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे। अच्छा, एक और नोट पॉइंट लिखिएगा आप लोग। रिक्त समुच्च लिखिएगा, एक और नोट पॉइंट आप लोग लिखिएगा रिक्त समुच्च से। रिक्त समुच्च से आप लोग एक नोट पॉइंट लिख लीजिएगा कि फाई एक परिमित समुच्च है। चूँकि इसको हम लोग पता है कि इसमें कोई भी अवयव नहीं है, और जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है वो उसमें फाई होता है। क्या होता है? फाई होता है। इसीलिए हम लोग कहेंगे कि फाई एक परिमित समुच्च है। जिसको हम लोग गिन सकते हैं उसको हम लोग परिमित समुच्च कहते हैं। तो रिक्त समुच्च एक परिमित समुच्च है। यह आप लोग एक नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा। यह भी आई है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन रिक्त परिमित समुच्च है, और यहाँ पे आपको दे दिया जाएगा फाई। तो फाई को आप लोग को टिक मारना होगा। चलिए हम लोग इसके आगे अब चलते हैं। फाई हो गया। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। फाई तक आप लोग समझ गए। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे। समुच्च हम लोग देखते हैं। समुच्च के प्रकार को हम लोग देख लिए। समुच्च के प्रकार को हम लोग देख लिए, परिमित और अपरिमित। परिमित के अंदर कौन कौन आ गया? रिक्त समुच्च को देख लिया। अब हम लोग चलेंगे समान समुच्च को समझेंगे। सबसे पहले मार्कर को हम लोग चेंज करेंगे। अब हम लोग देखेंगे समान समुच्च। समान समुच्च मतलब कि इक्वल सेट। इक्वल सेट। समान समुच्च किसे कहते हैं? समान समुच्च किसे कहते हैं उसको हम लोग समझेंगे। समान समुच्च क्या है उसको हम लोग समझेंगे। समान समुच्च को हम लोग कहते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या है उसको हम लोग जानेंगे। वैसा, चलिए वैसा तैसा गोली मारिए। सबसे पहले हम लोग इसको डायरेक्ट हम लोग समझते हैं। यदि ए और बी दो समुच्च, माफ करिएगा, यदि ए और बी दो समुच्च हैं, यदि ए और बी दो समुच्च हैं और ए के और
ए के सभी अवयव बी में तथा बी के सभी अवयव ए में हो तो ए और बी को हम समान समुच्च कहते हैं। समान समुच्च किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्च हैं, ए और बी दो सेट्स हैं और ए के सभी अवयव बी में हैं। जहाँ पर ए के सभी अवयव बी में है और बी के सभी अवयव बी के सभी अवयव ए में है, तो वैसे दो समुच्चों को वैसा दो समुच्च इसमें ए का सभी वैसा दो समुच्च, मान लीजिए दो समुच्च ए और बी है। जैसे यहाँ पे आप लोग समझिए, जैसे ए बराबर हम लोग ले लेते हैं 2 3 6, ये एगो समुच्च हो गया और दूसरा सेट्स हम लोग ले लेते हैं 6 3 2, तो ठीक है। दूसरा समुच्च हम लोग ले लिए बी, तो वैसा दो समुच्च मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्च हैं और ए के सभी अवयव बी में देखिए 2 है इसमें है, ये है 3 है ये है 6 है, तो ए के सभी अवयव बी में तथा बी के सभी अवयव ए में तथा बी के सभी अवयव में, बी देखिए 6 है ए में है, ये है 3 है ये है 2 है ये है, तो बी के सभी अवयव ए में हो तो ए और बी को हम लोग कहेंगे कि वह समान समुच्च है, इक्वल सेट्स है। तो इक्वल सेट कुछ नहीं है, ए के सभी अवयव बी में हो और बी के सभी अवयव ए में हो, दोनों में अवयवों की संख्या सेम हो, दोनों में सेम अवयव हो, तो उसको हम लोग कहेंगे इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स मतलब समान समूह। आई होप कि आप लोग समान से इक्वल सेट समझ गए होंगे। समान समुच्च क्या होता है? ए के सभी अवयव बी में, बी के सभी अवयव ए में, दोनों हो गया इक्वल, दोनों को हम लोग कहेंगे समान समुच्च। चलिए हम लोग इसको इरेज करते हैं। केवल समझना जरूरी है, परिभाषा पे नहीं जाइएगा। समान समुच्च को आप लोग समझ गए होंगे। समान समुच्च के बाद आप लोग चलिए, समान समुच्च के बाद आइए एकल समुच्च। क्या है? एकल समुच्च। एकल समुच्च किसे कहते हैं? सिंगल सेट्स। क्या होता है? एकल समुच्च को हम लोग कहते हैं सिंगल सेट्स। सिंगल सेट्स क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। सिंगल सेट। एकल समुच्च किसे कहेंगे? एकल का अर्थ समझ में आप एकल से आप लोग क्या समझ रहे हैं? एकल मतलब कि एक, एकल मतलब कि अकेला, अकेला मतलब एकल मतलब कि अकेला। अकेला से आप लोग क्या समझते हैं? क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं समुच्च, समुच्च में हम लोग अवयव के बारे में पढ़ते हैं। एकल समुच्च, एकल मतलब एकल का, एकल से आप लोग एक समुच्च रहे हैं, एक समझ गए होंगे। समुच्च में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? अवयव के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? अवयव के बारे में। समुच्च क्या है? अवयवों के सुपरिभाषित संग्रह को अवयव कहते हैं। आप करिएगा, अवयवों के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्च कहते हैं। एकल मतलब एकल से आप लोग एक समझ गए और समुच्च से समझा रहे हैं कि समुच्च में हम लोग अवयव को पढ़ते हैं। इसको पढ़ते हैं अवयव को। एकल समुच्च क्या हो गया? जिसमें एक अवयव हो उसको हम लोग कहेंगे एकल समुच्च। तो इसका परिभाषा आप लोग लिख लीजिए कि वैसा समुच्च जिसमें केवल एक ही अवयव हो। वैसा समूह जिसमें केवल एक ही अवयव, उसको हम लोग कहेंगे एकल समुच्च, सिंगल सेट। जैसे आप लोग समझिए, जैसे हो गया 3 हो गया, 6 हो गया, बी हो गया, ये सब क्या हो गया? एक्सेट्रा आप लोग डाल लीजिए। बाकी तो आप लोग तेज है। ये 3 6 बी ये सब इसमें इस सेट में एक अवयव है, इसमें से इस सेट में भी एक अवयव, इस सेट में भी एक अवयव। जिस सेट में एक ही अवयव हो उसको हम लोग कहेंगे एकल समुच्च। एकल का अर्थ एक, समुच्च मतलब अवयव। समुच्च में हम लोग अवयव को पढ़ते हैं। जिस समुच्च में एक अवयव हो उसको कहेंगे एकल समुच्च। जिस समुच्च में एक अवयव न हो उसको कहेंगे रिक्त समुच्च। जिस समुच्च का वैसा दो समुच्च जिसका जहाँ ए के सभी अवयव बी में हो तथा बी के सभी अवयव सब ए में हो, दोनों में समान अवयव हो, तो उसको हम लोग कहेंगे समान समुच्च। इन तीनों टॉपिक को आप लोग समझ गए होंगे। तो इसको हम लोग कहते हैं इरेज।
यहाँ तक तो कोई, यहाँ तक का टॉपिक बिल्कुल इजी था। अब यहाँ से अब स्टार्ट होता है मेन टॉपिक। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से मेन स्टार्ट होता है आपका मेन टॉपिक। यहाँ से मेन टॉपिक क्या स्टार्ट होता है, चलिए टॉपिक का नाम जानिए आप लोग। टॉपिक का नाम है उपसमुच्चय। क्या है, उपसमुच्चय। उपसमुच्चय को अंग्रेजी में कहते हैं सबसेट। क्या कहते हैं, सबसेट। चलिए सबसेट देखिए उपसमुच्चय क्या होता है उसको आप लोग जानिए। उपसमुच्चय जानने से पहले आप लोग दो संकेतों को जानिए। एक संकेत होता है यह और एक संकेत होता है यह। तो यह जो संकेत है, यह संकेत है सबसेट का, सबसेट। ये सबसेट का साइन है, ये सबसेट नॉट का साइन है, नॉट सबसेट। यह किसका साइन है, नॉट सबसेट। ये सबसेट का साइन है और ये नॉट सबसेट का साइन है। मतलब कि यह उपसमुच्चय का साइन है, उपसमुच्चय, और ये उपसमुच्चय नहीं का साइन है, उपसमुच्चय नहीं है। इन दो साइनों को आप लोग लिख लीजिए, संकेतों को आप लोग लिख लीजिए। पहला संकेत है यह, दूसरा संकेत है यह। इसको हम लोग कहते हैं सबसेट्स और इसको कहते हैं नॉट सबसेट। जैसे कि यहाँ पे लिख देंगे कि A रेशियो B, तो A जो है B का सबसेट है। जैसे हम लोग लिख देंगे B रेशियो C, दिमाग कीजिएगा, B सबसेट R, तो यहाँ B जो है R का सबसेट है। अभी हम लोग जानेंगे कि सबसेट क्या होता है। अभी केवल हम लोग इतना समझिए कि जहाँ सबसेट का साइन लग गया मतलब कि इसके पीछे वाले का ये आगे वाला उसका सबसेट होता है। A सबसेट B, मतलब कि A जो है B का सबसेट है, B सबसेट्स R, तो B जो है R का सबसेट है। और लिख देंगे A डज नॉट सबसेट B, तो यहाँ A जो है B का सबसेट नहीं है। केवल आप लोग इतना भी समझिए। चलिए अब हम लोग जानेंगे सबसेट का परिभाषा। ये दोनों आप इन दोनों संकेतों को आप लोग समझ गए होंगे। एक है सबसेट का साइन, एक है नॉट सबसेट का साइन। एक है समुच्चय का साइन, सबसेट को हिंदी में कहते हैं उपसमुच्चय। चूँकि सब का होता है अर्थ उप, सब देखिए यहाँ पे दो चीज़ से बना है उपसमुच्चय। एक सेट का अर्थ हो गया सेट मतलब हो गया समुच्चय, और सब मतलब कि उपसमुच्चय किसे कहते हैं, उपसमुच्चय किसे कहते हैं उसको हम लोग जानेंगे। यदि ए और B दो समुच्चय हैं, यदि A और B दो समुच्चय हैं जहाँ B के सभी अवयव A में हो, तो यदि A और B दो समुच्चय हैं जहाँ B के सभी अवयव A में हैं, जहाँ B के सभी अवयव A में है, तो हम कहेंगे कि B A का उप समुच्चय है। मान लीजिए कि दो सबसेट है, कौन कौन है, A है और B है। चलिए यहाँ हम लोग देखते हैं। जैसे में मान लीजिए कि A कोई सबसेट है, इसमें क्या हो गया 1 2 3 4 5 6। इसमें हम लोग मान लिए कि A कोई सेट है, 1 2 कोई A समुच्चय है, और दूसरा मान लेते हैं B कोई समुच्चय। B में हम लोग मान लीजिए 5 6 4। चलिए दो सबसेट माना कि यदि दो समुच्चय यदि A और B दो समुच्चय है, A और B दो समुच्चय है जहाँ B के सभी अवयव A में है। देखिए B में कितने अवयव, B में 5 6 4। जहाँ B के सभी अवयव A में है, तो B में कौन कौन है, 5 है 6 है 6 है, 4 है 4 है। जहाँ B के सभी अवयव A में हो, जहाँ B के सभी अवयव A में है, तो हम कहेंगे कि B A का उपसमुच्चय है। क्या है, यहाँ B जो है A का उपसमुच्चय है, तो B A का उपसमुच्चय है। B सबसेट्स A, मतलब कि B जो है A का उपसमुच्चय है। यहाँ और भी हम लिख सकते हैं, यदि P और Q, मान लीजिए हम लोग P और Q कर देते हैं। यदि P और Q दो समुच्चय जहाँ Q के सभी अवयव P में है, तो P और Q जो है P का सब उपसमुच्चय होगा।
यहाँ पे हम लोग मान लीजिए यहाँ हम लोग लिख दिए, क्या लिख दिए, यहाँ हम लोग लिख दिए परिभाषा में P लिख दिए, Q लिख दिए, यहाँ पे हम लोग Q लिख दिए, Q लिख दिए, यहाँ पे हम लोग P लिख दिए, क्या लिख दिए, P लिख दिए, यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, Q, और यहाँ लिख देंगे P। तो यहाँ कुछ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि P और Q दो समूह है जहाँ Q के सभी अवयव P में हो तो हम कहेंगे कि Q P का उप समूह है। तो यहाँ भी कर दीजिए, हम लोग P कर देंगे, माफ़ करिएगा मार्कर हम लोग अभी चेंज करते हैं। यहाँ हम लोग कर देंगे P और यहाँ कर देंगे Q, और इसको हम लोग लिख देंगे Q सबसेट्स P। Q जो है P का सबसेट है, उप समूह है। आई होप कि आप लोग उप समूह समझ गए, सबसेट समझ गए होंगे। वैसा दो समूह, यदि P और Q दो समूह है, या यदि P और Q दो समूह हैं जहाँ Q के सभी अवयव P में है, मतलब कि छोटा वाला समूह का सभी अवयव बड़े वाले समूह में होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे कि छोटा वाला समूह बड़े वाले समूह का उप समूह है। क्या है, उप समूह है। क्या है, उप समूह है। तो यदि Q का सभी अवयव P में उपस्थित है तो Q जो है P का सबसेट होगा। क्या होगा, सबसेट होगा। माफ़ करिएगा लाइट कट गया, इसके कारण अभी क्लास को हम लोग फिर से रिपीट करेंगे। इसके बाद हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे।